नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। यूपी टेट 2021 एग्जाम के लिए टॉपिक वाइज प्रश्नों को भी हम करा रहे हैं और टॉपिक वाइज चीज़ें भी आपकी कवर करा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे हमारा जो चौथा टॉपिक है ईवीएस सेक्शन का, पेड़ पौधे और जंतु। इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन देखेंगे टोटल 25। और ये जो प्रश्न होंगे वो इस टॉपिक से 2013 से लेकर 2020 तक जितने भी पूछे गए उनको एक साथ हम देखेंगे। और अलग से भी जो प्रश्न है यानी नए प्रश्नों को हम अगली वाली क्लास में देखेंगे। और कुछ चीज़ें भी हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड है, उनको भी हम जो है वो देखेंगे। तो अभी हम केवल प्रश्नों को देखेंगे और लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी जो है वो पूछेंगे। प्रश्नों को शुरू करने से पहले आप सभी को छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, आपको और आपके पूरे परिवार को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन सा अचल जीव जो है उसका उदाहरण है। देखिए 2020 में सबसे लेटेस्ट का पेपर हुआ था 2020 वाला, इसमें ही पूछा गया था। तो काइटन, एकिनस, यूप्लेक्टेला या फिर लीच। तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं। अचल जीव का उदाहरण यहाँ पर जो है यूप्लेक्टेला है। आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो ये आपका जो अचल जीव है इसका क्या मतलब है, इस चीज को समझिए। अचल जीव कहने का मतलब है किसी आधार से जो है वो चिपके रहना। अचल मतलब ना चल पाना, इस चीज को समझ रहे ना। तो वो इस टाइप के जो आपके जैसे यूप्लेक्टेला, ये आता किस संघ में है, तो ये पॉरीफेरा संघ में आता है आपका। PORIFERA किस में आता है, पॉरीफेरा संघ में आता है। पॉरीफेरा में की जो विशेषताएं हैं वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली इसकी विशेषता यही होती है कि ये जीव अचल होते हैं, किसी आधार से चिपके रहते हैं। दूसरी विशेषता ये होती है इनका जो शरीर होता है, पूरे शरीर में अनेक छिद्र पाए जाते हैं। अगर अगर आप यूप्लेक्टेला को सर्च करेंगे गूगल पे तो आप देखेंगे एक जाली टाइप की आपको मिलेगी, ऐसे सफेद व्हाइट कलर की। उसमें छोटे छोटे छिद्र टाइप के रहते हैं, जिसको आप कंकाल का भी नाम दे सकते हैं। इसका एक एक्चुअल में अन्य नाम भी है। तो यही पॉलीफेरा संघ जो है इसकी विशेषता भी है। इनके पूरे शरीर में अनेक छिद्र पाए जाते हैं। ये जो छिद्र होते हैं वो शरीर में उपस्थित जो नाल प्रणाली होती है उससे जुड़े रहते हैं। फिर इनका जो शरीर होता है वो कठोर आवरण अथवा बाह्य जो कंकाल है उससे ढका हुआ होता है। फिर आपकी विशेषता, इनकी जो शारीरिक संरचना है वो अत्यंत सरल होती है। ऊतकों का विभेदन इसमें नहीं होता है। और एक और आप याद रख सकते हैं, सामान्यतः स्पंज के नाम से जाने जाते हैं और समुद्री आवास में जो है वो पाए जाते हैं। यूप्लेक्टेला के अलावा और आपका स्पॉन्जिला भी है जो कि पॉरीफेरा में आता है। साइकॉन भी है जो कि पॉरीफेरा में ही आता है। तो अगर अचल जीव ही प्रश्न आपसे पूछा जाए और ऑप्शन में यूप्लेक्टेला के अलावा साइकॉन या फिर स्पॉन्जिला हो तो आंसर वो भी आपका सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 2 की तरफ। इनमें से कौन सा अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है। रिक्तिकाएं, तारककाय, सेल्यूलोज कोशिका भित्ति या फिर लवक। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। और ये प्रश्न भी आप देखेंगे तो 2020 में ही जो है वो पूछा गया था, सबसे लेटेस्ट वाला जो पेपर था। मैंने पहले इसीलिए कहा था आपसे कि बायो पोर्शन बहुत पूछा गया था। अगर आप ईवीएस ये सोच के जा रहे हैं कि ईवीएस के क्वेश्चन आएंगे, पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, तो ये गलती मत करिएगा। 2020 में जिन्होंने पेपर दिया था उनके साथ ये हुआ था। अधिकतर लोग ईवीएस पढ़ के गए थे और क्वेश्चन देखिए सब बायो पोर्शन थे। सेम चीज जूनियर सुपर टेट का जो एग्जाम अभी हुआ है, ये तो चलिए 1 साल पहले की बात हो गई। जूनियर सुपर टेट का जो एग्जाम अभी हुआ था उसमें भी सेम चीज थी, बायो पोर्शन बहुत भर भर के था। इसीलिए स्टार्टिंग से मैं आपको पाचन तंत्र अलग से पढ़ा रहा था, जितने एंजाइम्स वगैरह है वो अलग से मैंने आपको पढ़ाया। नहीं देखे हो प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका तारक का यहाँ पर जो है सही होगा। तारक का, इसको ही हम सेंट्रोसोम कहते हैं इंग्लिश में। केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है और कोशिका विभाजन में सहायता प्रदान करता है। ये इसका कार्य आप याद रख सकते हैं। खोज पूछी नहीं जाएगी पर खोज किसने की थी, तो बोबेरी जो है उन्होंने की थी। इसके अंदर एक या दो कण जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं जिनको हम सेंट्रियोल्स के नाम से जो है वो जानते हैं। लवक के बारे में भी पूछ लिया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लास्टिड कहते हैं। ये केवल पादप कोशिकाओं में जो है वो पाया जाता है और जंतु कोशिकाओं में ये नहीं होता। जैसे क्वेश्चन यहाँ आया ना कि पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है, ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से कौन सा अंगक जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है और ऑप्शन में लवक देखने को मिले तो आप इसको टिक कर सकते हैं। इनका जो
अपना स्वयं का जीनोम होता है और विभाजित होने की क्षमता भी जो है वो लवक में होती है। और लवक के भी प्रकार होते हैं तीन। एक होता है आपका वर्णी लवक, एक होता है आवर्णी लवक, और एक होता है आपका हरित लवक। जो आपका वर्णी लवक होता है इसको हम कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। ये जो होते हैं वो रंगीन लवक होते हैं, प्रायः लाल, पीले, नारंगी इन सभी रंग में होते हैं। पौधे के जो रंगीन भाग होते हैं ना, जैसे फूल आप देखते हैं, बीज देखते हैं, इनमें पाया जाता है आपका वर्णी लवक। और जो परागण है उनके लिए कीटों को भी आकर्षित करते हैं, वो भी ध्यान रख सकते हैं। अवर्णी लवक इंग्लिश में कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। वर्णी को कहते हैं क्रोमोप्लास्ट और अवर्णी को कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ये जो है वो रंगहीन जो है वो, नाम में ये आ लग गया आगे, उससे ही समझ में आपको आ रहा है। अवर्णी मतलब वर्ण नहीं यानी कि रंग नहीं यानी कि रंगहीन। और सूर्य के प्रकाश से जो है ये वंचित जो पेड़ पौधे होते हैं उनके अंग, जैसे कि जड़ हो गया, भूमिगत तना हो गया, जहां तक सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती है, उनमें पाया जाता है आपका आवर्णी लवक। और कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च, वसा और प्रोटीन इनके रूप में भोजन का संचय भी जो है वो आवर्णी लवक करते हैं। हरित लवक की बात करें तो हरित लवक आपका, इसमें हरे रंग का पदार्थ जो है वो क्लोरोफिल होता है। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? इसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। सबसे पहले वाला वर्णी क्रोमोप्लास्ट, हरित को क्रोमो, वो वाला क्रोमो है, ये है क्लोरोप्लास्ट, और जो आपका अवर्णी है उसको कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। अब जो हरित लवक है, ये प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, इसमें हरे रंग का पदार्थ के लिए क्लोरोफिल जो है वहां से क्वेश्चन आता है। क्लोरोफिल होता है जो क्या काम हो करता है, जो पेड़ पौधे हैं, पादप हैं, उनको प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। इसलिए कोशिका का रसोई घर का नाम भी जो है वो इसे दिया जाता है। और आपकी जैसे ये सी वाला ऑप्शन लिखा है ना, सेलुलोज कोशिका भित्ति, ये केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका की सुरक्षा आप कह सकते हैं मेन काम है, साथ ही साथ उसका निश्चित आकार हो, आकृति हो, उसको बनाए रखने में हेल्प करती है। कोशिका झिल्ली के बाहर पाई जाती है। रिक्तिकाएं जो आपका पहला ऑप्शन है, इसे रसधानी रिक्तिका पूरा नाम है इसका, कहते हैं। ये कोशिका की निर्जीव रचना होती है जो कि जो पादप कोशिका है उसमें बड़ी और केंद्र में स्थित होती हैं, और जो जंतु कोशिका है उसमें छोटी और अस्थायी होती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आंसर यहाँ पर क्या था? आंसर आपका तारक का था। तीसरा प्रश्न आपका है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ये भी क्वेश्चन 2020 के पेपर में आया था। तो बताइए फिर फटाफट से। अधिवृक्क ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय, पीयूष ग्रंथि। मैंने आपको जो क्लास में इससे पहले की हो चुकी है उसमें बताया भी था ये। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यकृत जो है वो बिल्कुल सही होगा। यकृत आपकी सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या क्या कार्य होते हैं मैंने बताए थे। यकृत जो है पित्तरस के स्रावण से संबंधित कार्य है। और जो पित्तरस का स्रावण होता है वो उसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है, और भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाता है। वसा का इमल्सिफिकेशन करता है, वसा को तोड़कर, मैंने आपको बताया था। और यही सारे कार्य हैं जो आप याद रख सकते हैं। यकृत जो है स्थिति कहाँ होती है? उदर गुहा के दाहिने ऊपरी भाग में, जो डायाफ्राम होता है ना उसके ठीक नीचे। अगला देखते हैं आपका प्रश्न। वायरस के अजैविक होने का लक्षण जो है वो क्या है? कि वो प्रजनन नहीं कर सकता, या फिर इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, या इसमें वंशानुगत सामग्री नहीं पाई जाती है, या फिर इसमें प्रोटीन जो है वो नहीं पाया जाता है। तो बताइए वायरस के अजैविक होने का क्या लक्षण है? क्वेश्चन ये भी आपका 2020 का ही है। आंसर की बात करते हैं तो आपका प्रजनन जो है वो नहीं कर सकता है। ये आपका जो है बिल्कुल सही होगा। पांचवा प्रश्न है कि पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करते हैं, उनका नाम जो है वो क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये भी क्वेश्चन देखिए 2020 में आया था। साइटोकाइनिन, एथिलीन, ऑक्सिन, या फिर जिब्रेलिन। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन एथिलीन जो है वो सही होगा। गैसीय रूप में पौधों में पाए जाने वाला हार्मोन होता है आपका एथिलीन। इसके द्वारा
पौधों की लंबाई में वृद्धि होती है। इस हार्मोन का निर्माण पौधे के प्रत्येक भाग में आप कह सकते हैं होता है। एथिलीन के द्वारा जो पौधे होते हैं उनकी चौड़ाई में भी वृद्धि होती है। जो पौधे होते हैं उनकी जो पत्तियां होती हैं, फल होते हैं, उनके जो झड़ने की क्रिया होती है ना, उनको नियंत्रित करने में इसका यूज किया जाता है। और बहुत से ऐसे पौधे होते हैं ना जिनकी एकदम ग्रोथ रुक जाती है, तो उसमें भी इसका यूज किया जाता है। उसका जो प्रोसीजर है उसको थोड़ा सा फास्ट करने के लिए। और जो प्रश्न पूछा गया था, फलों के पकने में भी मुख्य भूमिका जो है ये निभाता है। साइटोकाइनिन के बारे में भी जान लीजिए एक दो पॉइंट। क्षारीय प्रकृति का हार्मोन होता है और ये जो आपका हार्मोन है ये कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक हार्मोन है। इसका जो संश्लेषण होता है वो जड़ों के अग्र सिरों पर होता है, जहाँ कोशिका विभाजन जो है वो होता है। साइटोकाइनिन जो है ये बीजों के अंकुरण को भी प्रेरित करता है, वो भी आप याद रख सकते हैं। जिब्रेलिन जो है ये आपका भी एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। इसमें आप पॉइंट ये याद रख सकते हैं कि जो बीज रहित फल होते हैं ना उनका उत्पादन जो है इसके द्वारा किया जाता है। बाकी बीजों के अंकुरण में भी भाग लेते हैं, वो भी आप याद रख सकते हैं। ऑक्सिन जो है ये आपका जो कार्बनिक यौगिक है उनका एक समूह होता है। पौधों में कोशिका विभाजन और कोशिका दीर्घन जो है उसमें जो है ये भाग लेते हैं। ये जो है बीज रहित फल के उत्पादन में भी सहायक होते हैं, ऑक्सिन भी। आंसर आपका एथिलीन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, छठा। स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो है उसकी क्षमता होती है, वो जो है इनमें से कौन सा है? बहुत इस पर जो है वो चर्चा हुई और जो आपका संशोधित आंसर की थी उसमें अलग ही लेवल का आंसर आया था। ये क्वेश्चन जब पिछली बार यूपी टेट का हुआ था उस समय क्या था, किसी ने क्लास्ट्रीडियम लगाया था, किसी ने राइजोबियम लगाया था और किसी ने एजेटोबैक्टर लगाया था। और इन तीनों में ही जो है अलग अलग जगह साक्ष्य भी दे रखे थे। कोई किसी ने लूसेंट का साक्ष्य जो है, जो हम वो करते हैं ना कि कोई आंसर की में आंसर गलत आता है तो उस पर ऑब्जेक्शन करते हैं, तो सबने किसी ने इस पे, किसी ने इस पे, किसी ने इस पे लगाया था। तो इस क्वेश्चन में बड़ा जो है वो जद्दोजहद जो है आप कह सकते हैं चली थी। तो बताइए कौन सा सही होगा? नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन एजोटोबैक्टर यहाँ पर जो है वो सही होगा। अगर बात करें वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, तो आप जानते हैं 78% है। लेकिन जो ये नाइट्रोजन होती है ना इतनी ज्यादा मात्रा में है, पर पेड़ पौधों के लिए आप कहेंगे ये कोई काम की नहीं होती है। तो पौधों में जो नाइट्रोजन होती है वो गैसीय स्टेट के रूप में होती है, गैसीय रूप में जो है वो होती है, और ग्रहण करने की क्षमता भी पौधों में होती नहीं है। कहने का मतलब है कि नाइट्रोजन जैसे हर जगह है ऐसे पौधों में भी होगी, पर पौधों में जो है अगर गैसीय स्टेट के रूप में बात करें ग्रहण करने की क्षमता, तो वो नहीं होती है। तो इसलिए पौधे क्या करते हैं, नाइट्रेट के रूप में या फिर नाइट्राइट के रूप में वो नाइट्रोजन जो है वो ग्रहण करते हैं। और यौगिक के रूप में जो उपस्थित नाइट्रोजन होती है वो स्थिर नाइट्रोजन कहलाती है, यानी कि फिक्स्ड नाइट्रोजन। और यहाँ पर जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण की बात की गई है ये क्या है, वायुमंडल की जो मुक्त नाइट्रोजन गैस होती है उसको नाइट्रोजन की यौगिकों के रूप में जो है वो बदला जाता है। वो जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। तो एजोटोबैक्टर जो है ये आपका मिट्टी में पाया जाता है, मृदा में जो है वो पाया जाता है। और ये एक मृतोपजीवी मृत जीवी आप कह सकते हैं जीवाणु होता है, जो कि जो अदलहनीय जो फसलें होती हैं उनमें नाइट्रोजन जो स्थिरीकरण है उसमें सहायक होता है। इनकी कैसी संरचना होती है, तो आप कहेंगे कि ये थोड़े से लंबे होते हैं और अंडाकार आकृति होती है। उपयोग अधिकतर इनका धान और गेहूं के फसलों में जो है वो किया जाता है। अगला देखते हैं, सातवां प्रश्न, कि किस प्रकार के डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से जो है वो पाया जाता है? बी डीएनए, जेड डीएनए या फिर ए डीएनए या फिर सी डीएनए? देखिए ये भी क्वेश्चन 2020 का है। अब देख रहे हैं ना पूरी बायो का ही बायो भरी पड़ी है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि बायो पर विशेष जरूर फोकस कर लीजिएगा। और ऐसा जरूरी नहीं कि पिछली बार आया है तो इस बार भी ही आएगा, हो सकता है इस बार नॉर्मली क्वेश्चन आ जाए, पर आपको एक कदम आगे जो है वो रहना है। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक भी सभी लोग अवश्य करते रहिएगा और शेयर भी अवश्य करते रहिएगा। बताइए किस प्रकार के का डीएनए जो है कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है?
आंसर की बात करते हैं तो आप क्या कहेंगे, बी डीएनए आपका जो है वो सही होगा, यानी कि ए वाला ऑप्शन जो बी डीएनए दे रखा है। और कोशिका जो है, इसके बारे में अगर क्वेश्चन आए कि खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 ईस्वी में जो है वो की थी। एक ही कोशिका वाले एक कोशिकीय जो जीव होते हैं, जीवाणु, प्रोटोजोआ, ये सभी जो है एक कोशिकीय जीव में आते हैं। और कोशिका जो है वो जीवों की कैसी इकाई है, तो आप कहेंगे संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। अगला प्रश्न आपका है कि किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं, एंथोसाइनिन या फिर कैरोटीनॉयड या फिर लाइकोपिन या फिर क्लोरोफिल। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका इन चारों ऑप्शन में से क्लोरोफिल जो है आपका सही हो जाएगा, जिसके कारण जो पौधे होते हैं वो कैसे होते हैं, तो आप कहेंगे हरे होते हैं। अभी एक क्वेश्चन आया था, उसके एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको बताया भी था, वर्णी लवक, आवर्णी लवक और हरित लवक। ये जो वर्णक होता है ये पौधों के हरे रंग के कारण होता है। एंथोसाइन जो पहले ऑप्शन में दे रखा है, ये पानी में घुलनशील पिगमेंट होता है जो कि पीएच पर डिपेंड करते हुए लाल, बैंगनी, नीला या काले रंग के जो है वो दिखाई दे सकते हैं। लाइकोपेन जो है ये एक लाल चमकदार कैरोटीन और कैरोटीनॉइड रंग द्रव्य और फिटोकेमिकल होता है, जो कि टमाटर और अन्य जो लाल फल होते हैं, सब्जियां होती हैं, लाल गाजर है, तरबूज है, पपीता, उनमें जो है वो पाया जाता है। अगला देखते हैं आपका, दोनों ही मैंने आपको बता दिए, कैरोटीनॉइड भी। लाइकोपिन मैंने बताया एक लाल चमकदार, और कैरोटीन और कैरोटीनॉइड जो मैंने बताया रंग द्रव्य और फिटोकेमिकल होता है, दोनों में एक ही साथ में जोड़कर। नवा प्रश्न आपका, जड़ी बूटियों की रानी, भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी, इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है। इसका वानस्पतिक नाम ऑसिमम सैक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है, अजवाइन के फूल, तुलसी, रोजमेरी या फिर धनिया। तो देखिए एक चीज यहाँ पर क्या अच्छी है कि यहाँ पर इन्होंने रासायनिक नाम भी दिया है, वानस्पतिक नाम भी दिया है। तो हो सकता हो किसी अगले पेपर में आपसे किसी पर्टिकुलर पौधे का रासायनिक नाम पूछ लिया जाए या वानस्पतिक नाम पूछ लिया जाए, तो वो भी एक नज़र आप देख सकते हैं। आंसर की बात करते हैं तो आपका तुलसी यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा, जड़ी बूटियों की रानी। 10वां प्रश्न आपका, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे इनमें से किसे जो है वो सोख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका सही होगा। पेड़ पौधे हरे भागों द्वारा जो प्रकाश की उपस्थिति होती है उसमें जल और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके भोजन निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको प्रकाश संश्लेषण जो है वो, हम उसी को जो है वो कहते हैं। 11 प्रश्न, दूध से दही बनाने की क्रिया, बहुत ही आसान सा प्रश्न, बताइए प्रकाश संश्लेषण, आसवन, किण्वन या फिर स्टेरिली स्टेरिलाइजेशन। बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे, आंसर किण्वन आपका जो है वो कहते हैं। एक रासायनिक जो है वो प्रक्रिया होती है, किण्वन जो है आपका एक जैव रासायनिक क्रिया है, जिसमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में शर्करा को अल्कोहल में जो है वो बदल देते हैं। 12 प्रश्न आपका, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान किसका ऑक्सीकरण होता है और किसका अपचयन होता है, तो बताइए। जल और NADP और CO2, और यही सब ऑप्शन में जो है वो दे रखा है। आंसर की बात करते हैं तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, यानी जल का जो है वो ऑक्सीकरण होता है प्रकाश संश्लेषण में, और NADP जो है इसका अपचयन होता है इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, कि प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है, अरस्तु की, चार्ल्स डार्विन की, मेंडल की या फिर रॉबर्ट हुक की। तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका चार्ल्स डार्विन जो है बिल्कुल सही होगा, बी वाला। इनका मानना था कि प्रकृति क्या करती है, अपना क्रमिक विकास करती है। तो चार्ल्स डार्विन ने जो अपनी पुस्तक थी प्रजातियों की उत्पत्ति, उसको प्रकाशित जो है वो किया था। अगला प्रश्न है, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है, मूल शीर्ष में, परागणों में, तने में या फिर परागकोश में।
बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो पराग कोश जो है आपका सही होगा। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है और इसी पराग कोश से जो परागण होते हैं वो निकलते हैं, जो कि परागण में भाग लेते हैं। 15 प्रश्न है, प्याज आलू अदरक ये सब क्या है? जड़, तना, अपस्थानिक जड़ें या फिर सल्क पत्र। एक क्लास में जो पहले हो चुकी उनमें मैंने लिस्ट आपको पूरी दिखाई थी। मैंने कहा था कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्याज आलू अदरक ये सभी किसके रूप है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो आप क्या कहेंगे कि जो तना है उसका प्याज आलू अदरक ये सभी जो है वो रूप है। तना में आपका अलग अलग टाइप्स होते हैं, तना के टाइप्स के अकॉर्डिंग भी अलग अलग एग्जाम्पल, जैसे कि तना में आपके जो प्रकंद है उसमें आपका हल्दी अदरक आता है, कंद है उसमें आलू आता है, शकल कंद है उसमें आपका प्याज लहसुन इस टाइप से डिवीजन भी है, तो पर बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 16 प्रश्न देखते हैं कि दही निर्माण के लिए कौन सा सूक्ष्म जीव है जो कि उत्तरदायी होता है। बताइए इन चार ऑप्शन में से। पहला ऑप्शन है एस्परजिलस, दूसरा है स्ट्रेप्टोकोकस, तीसरा है रेट्रोवायरस और चौथा है लैक्टोबैसिलस। तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं लैक्टोबैसिलस होता है। दूध में जो किण्वन क्रिया होती है उसी के द्वारा दही का निर्माण होता है, बस यही आपका सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है एक कोशिकीय जो सूक्ष्म जीव है वो इसमें से कौन सा है। पहला कह रहा है स्पाइरोगायरा, दूसरा कह रहा है विषाणु, तीसरा कह रहा है पैरामीशियम और चौथा कह रहा है हाइड्रा। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका पैरामीशियम सही हो जाएगा, जो कि एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। शरीर का निर्माण एक मात्र आप कह सकते हैं कोशिका से होता है, एक कोशिका से होता है, इसीलिए एक कोशिकीय में रखा जाता है। पैरामीशियम का जो आकार होता है वो आपका चप्पल के तरीके से होता है। 18 प्रश्न है, इनमें से कौन से पौधे दूर दूर तक जो है वो प्रसारित होंगे। बीजाणु द्वारा प्रकीर्णित पौधे, बीज द्वारा प्रकीर्णित पौधे, फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे या फिर कायिक जनन द्वारा। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सी वाला जो है वो सही होगा, यानी कि फल द्वारा जो प्रकीर्णित पौधे होते हैं ना, ये आपका सही होगा, जिनसे पौधे दूर दूर तक जो है वो प्रसारित होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 19। बीटी कपास जो है वो है एक संकर पौधा है, एक ट्रांसजेनिक पौधा है, एक प्राकृतिक पौधा है या फिर एक औषधीय पौधा है। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। बीटी कपास जो है इनमें से क्या है। आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन एबीसीडी में से आप क्या कहेंगे कि ये एक ट्रांसजेनिक पौधा जो है वो इसमें आता है, जिसमें प्राकृतिक रूप से कीटनाशक उत्पादन करने की क्षमता होती है। ट्रांसजेनिक पौधे की ये विशेषता होती है, जिसके कारण ये स्वतः ही हानिकारक जो कीट होते हैं ना उनसे अपनी सुरक्षा कर लेते हैं। ये गुण वाला अगर कोई एक आप जीवाणु की बात करें पाया जाता है, तो ये गुण किस जीवाणु के कारण होता है। ये गुण बैसिलस थुरिन जीनसिस इसका पूरा नाम है, जिस जीवाणु की उपस्थिति के कारण ये विशेषता इसमें जो है वो पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 20। इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है। बांस, केला, गन्ना या फिर सरसों। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन एबीसीडी में से डी वाला ऑप्शन जो है वो सरसों जो है वो सही होगा। द्विबीजपत्री पौधे जिनके बीज में दो पत्र होते हैं, जिनको हम दल भी कहते हैं, जैसे सरसों हो गया आपका, चना हो गया, सोयाबीन हो गया, इस टाइप से एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं। अगला है पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है। काफी बार मैंने बताया जब भी जल की बात हो तो जाइलम, फल की बात हो तो फ्लोयम। फा से फल, फा से फ्लोयम, जा से जल, जा से जाइलम। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। जाइलम आपका जा सही हो जाएगा, जा से जल, जा से जाइलम, ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा। जल अधिग्रहण और परिवहन जाइलम ऊतक के द्वारा होता है। अगला कह रहा है चरने वाले जो पशु हैं वनस्पति को कैसे बदलते हैं। बीज प्रकीर्णन के द्वारा, पर परागण के द्वारा, चुनकर जो है वो चुनना या फिर रोग फैलाकर। इस टाइप से चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से तो आप क्या कहेंगे।
चुनकर जो है वो चरना, ये आपका सही होगा। चरने वाले जो पशु हैं ये वनस्पति को इस टाइप से, इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि चरने वाले जो पशु होते हैं वो ऐसा तो नहीं है कि एक लाइन से सब साफ कर देते हैं, सब खा जाते हैं। जो चीजें होती हैं उनमें से भी चुन कर खाते हैं, अपनी मनपसंद की कुछ वनस्पतियों को खाते हैं, और जिससे क्या होती है वो वनस्पतियां धीरे धीरे समाप्त होती हैं, उनका स्थान दूसरी वनस्पतियां लेती हैं। तो चरने वाले जो पशु होते हैं वो इस प्रकार से वनस्पतियों को बदलते हैं। अगला प्रश्न है, जीवों के व्यवहार का जो अध्ययन है वो किया जाता है एंटियोलॉजी, नियोलॉजी, या फिर इथोलॉजी, या फिर डेमोलॉजी। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका ऑप्शन सी वाला यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि इथियोलॉजी। इथोलॉजी जो होता है इसमें जो है वो जीवों के व्यवहार का जो है वो अध्ययन किया जाता है, और जो इंटियोलॉजी होता है इसमें विभिन्न प्रकार के जो रोग होते हैं उनकी विवेचना संबंधी चीजों का उल्लेख किया जाता है। नियोलॉजी जो होता है इसमें आपका तंत्रिका तंत्र से संबंधित जो रोग होते हैं उसका अध्ययन किया जाता है। तो इस टाइप से आप ध्यान रख सकते हैं, आंसर आपका यहाँ पर इथोलॉजी होगा। सेकंड लास्ट प्रश्न है 24, मैंने स्टार्टिंग बताया आपको 25 प्रश्न तक हम देखेंगे, लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे पूछेंगे। 24 प्रश्न कह रहा है सैक सैक लाइकेन जो है वो है क्या है, परजीवी है, या फिर रसायन सौपोषी है, या फिर अपघटक सहजीवी है, या फिर आपका इन चारों में से कौन सा होगा। तो आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, तो आप क्या कहेंगे, सहजीवी यहाँ पर जो है वो सही होगा। ऐसे जंतु या पौधे जो कि साथ रहकर एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं उन्हें कहा जाता है सहजीवी। इसमें आपके राइबोसोम, साइकिलाइकिन जो प्रश्न पूछे गए ये सभी जो है वो प्रमुख हैं। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। और इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और एक बार सभी को छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, और बड़ी दीपावली के लिए एडवांस में जो है वो हैप्पी दीपावली। तो बताइए इनमें से, प्रश्न पूछ रहा है इनमें से अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं उनमें से कौन सी संस्था है जो कि वन्य जीवन संरक्षण के प्रति समर्पित है। बताइए, UNFPA, UNDP, यूनेस्को, या फिर WHO। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो UNDP आपका जो है वो सही होगा। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है जो कि वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है, और यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में आपको टाइप करके बताना है कि कॉलेरा होता है बैक्टीरिया के द्वारा, वायरस के द्वारा, कीटों के द्वारा, या फिर टॉक्सिन के द्वारा। अपना आंसर एबीसीडी में से कौन सा सही होगा वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग शाम के 8 बजे की समय चल रही है, लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय